नमस्कार मित्रों, हम लोग आज इस वीडियो में एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यह समझेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि हम जानते हैं कि एंडोक्रीन ग्लैंड्स अपने हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देती हैं। तो ब्लड में वो हार्मोन पूरे शरीर में घूम रहा है। पूरे शरीर में घूम रहा है तो क्या कारण है कि पिट्यूटरी ने जो टीएसएच सिक्रीट किया वह थायराइड ग्लैंड पर ही काम कर रहा है, वो हाथ पैर पेट कहीं और काम नहीं कर रहा। तो ऐसा कारण क्या है कि हार्मोन्स किसी एक विशिष्ट स्थान पे कार्य करते हैं, और यह कारण आता है कि किन स्थानों पर उन हार्मोन्स का रिसेप्टर उपलब्ध है। इसका मतलब जो टीएसएच का उदाहरण हमने लिया तो टीएसएच का रिसेप्टर केवल थायराइड ग्लैंड पे उपलब्ध है, इसलिए टीएसएच थायराइड ग्लैंड पे काम कर रहा है। वह सर्कुलेट तो पूरे शरीर में कर रहा है, लेकिन प्रभाव उसका केवल थायराइड ग्लैंड पे उत्पन्न हो रहा है। तो एक हार्मोन ए है, तो जिस भी सेल पे हार्मोन ए का रिसेप्टर होगा वह उस रिसेप्टर से कंबाइन करेगा, उस पर अपना हार्मोन अपना प्रभाव उत्पन्न कर देगा। ये दूसरी सेल है, इस पर रिसेप्टर नहीं है, इस पर नहीं कर पाएगा। तीसरी सेल पे इसका रिसेप्टर है, इस पर हार्मोन ए का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। हार्मोन बी का रिसेप्टर इस सेल पे नहीं है, इस पर है, इस पर हो जाएगा। ये सेल ऐसी है जिस पर हार्मोन ए और बी दोनों के रिसेप्टर हैं, इस पर दोनों काम करेंगे। तो एक मूल मंत्र है कि जिस सेल पर किसी हार्मोन को काम करना होता है, प्रकृति ने उस सेल पर उसके रिसेप्टर्स दे रखे हैं। तो इन रिसेप्टर्स की स्पेसिफिसिटी होने के कारण से हर प्रत्येक हार्मोन के अपने कुछ विशिष्ट टारगेट सेल्स हैं। तो कितने प्रकार के हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, यह निर्भर करता है कि कितने प्रकार के हार्मोन्स हैं। पिछली वीडियोस में हमने समझा कि कुछ प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पैंक्रियास और पैराथायराइड्स से सिक्रीट होने वाले। कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कॉर्टेक्स, ओवरीज, टेस्टिस और प्लासेंटा से सिक्रीट होने वाले, और कुछ टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जो थायराइड और एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले। अब इनमें से अलग अलग हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर है उनके आधार पे उनके रिसेप्टर्स भी अलग अलग होते हैं। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, हम जानते हैं प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल नहीं है। और किसी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वह लिपिड्स की बनी होती है, तो प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल के सरफेस पर ही बाहर की तरफ ही दे दिए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके विपरीत स्टेरॉइड्स लिपिड सॉल्युबल हैं, सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड्स की बनी हुई है, तो यह बड़े आसानी से सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इनके रिसेप्टर्स को बाहर लगाने की जरूरत नहीं, इनके रिसेप्टर्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होते हैं। जो एमिनो एसिड टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं यह भी सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इनके रिसेप्टर्स इंट्रान्यूक्लियर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह समझा, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो सेल में प्रवेश नहीं करेंगे उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर, चाहे वह किसी आयन चैनल के रूप में हो कि बाहर अटैच हुआ हार्मोन उसने आयन चैनल को खोल दिया या बंद कर दिया जिससे आयंस का प्रवेश कम ज़्यादा हो, या ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर हो, हार्मोन बाहर लगा और अंदर वाले से सेकेंड मैसेंजर सिक्रीट हुआ, या ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर हो जिसमें हार्मोन रिसेप्टर पे बाहर लगा और अंदर कोई दूसरा एंजाइम हो जो अपना काम करे, या चौथा हार्मोन रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन हो, हार्मोन बाहर लगा और अंदर इस रिसेप्टर से लगा हुआ कोई तीसरा या दूसरा एंजाइम है जो अपना काम करे। तो इस प्रकार से प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल सरफेस पे होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं इसलिए वह सेल के अंदर होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है तो बाहर से स्टेरॉयड हार्मोन बड़ी सरलता से अंदर आ गए और साइटोप्लाज्म के अंदर उनके रिसेप्टर्स हैं, उनसे कंबाइन होके तब वह अंदर न्यूक्लियस में गए जहां से उन्होंने अपना काम उत्पन्न किया। ऐसा क्यों? हम जानते हैं शरीर के अधिकांश कार्यों को करने के लिए किसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स तो स्वयं प्रोटीन के हैं, वह स्वयं अपना काम सीधे सीधे करा देते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स को
उस कार्य को करने के लिए एक प्रोटीन उत्पन्न करनी पड़ेगी। और प्रोटीन कहाँ से उत्पन्न होगी? जो जीन्स के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन और बाद में बाहर निकल के ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी, ये प्रोटीन उत्पन्न करेगी। तो इसलिए जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है उनको उस जीन पर जाके काम करना होगा जिससे वो एक नई प्रोटीन को उत्पन्न करा सके। तो इस प्रकार से स्टेरॉयड हार्मोन्स साइटोप्लाज्म में पहुंचे, अपने रिसेप्टर से जुड़े, रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर जीन पर आया, उसने जीन के फंक्शंस को रेगुलेट किया, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया, जिससे एक मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बाहर आया और उसने राइबोसोम से पहुंच के वहां पे ट्रांसलेशन के द्वारा एक नई प्रोटीन का निर्माण कराया। तो यह पूरी प्रक्रिया है हमारे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स की, स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स की, जिसमें एक तथ्य और भी है कि जब ये हार्मोन सेल के अंदर पहुंचते हैं तो जो इनके रिसेप्टर हैं वह एक रिसेप्टर एक ब्लॉक्ड रहता है हीट शॉक प्रोटीन से। तो यह एक येलो कलर की हीट शॉक प्रोटीन आप देख रहे हैं, वह रिसेप्टर को ब्लॉक किए रहती है। जैसे ही हार्मोन इस रिसेप्टर से कंबाइन करने वाला होता है तो हीट शॉक प्रोटीन अलग हो जाती है, ये अनब्लॉक हो गया रिसेप्टर और काम करने के लिए उपलब्ध। यहाँ बात आती है कि हीट शॉक प्रोटीन्स हैं क्या? यह कुछ वो प्रोटीन्स हैं जो बहुत तरह की हीट शॉक प्रोटीन, बहुत तरह की हीट, बहुत तरह के दूसरे स्ट्रेस, इन स्ट्रेस से शरीर की रक्षा करने के लिए बनी होती हैं, जो सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। और यह हीट शॉक प्रोटीन हमारे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स को कवर किए रहती हैं। थोड़ा दूसरा डायग्राम है जहां पे आप देख रहे हैं कि हार्मोन अंदर आया, ये हीट शॉक प्रोटीन है, इसको अलग करके रिसेप्टर से कंबाइन किया, रिसेप्टर अंदर आया। यहाँ पे अब दूसरी चीज जो ध्यान देनी है कि जो रिसेप्टर है या स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जब डाइमराइज होते हैं, दो तरह के रिसेप्टर, दो रिसेप्टर साथ साथ मिलके और तब उस जीन पे काम करते हैं डाइमर के रूप में, तब वो प्रोटीन सिंथेसिस करा पाते हैं। तो एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हीट शॉक प्रोटीन से कंबाइंड रहता है, दूसरा ये रिसेप्टर्स जब डाइमर बनाते हैं तब जीन्स पे काम करते हैं, और एक तीसरा इसके विषय में जो एक फैक्ट है वह इनको एक को एक्टिवेटर की जरूरत होती है। तो डाइमर जीन पर अटैच हुआ, कहां पे अटैच हुआ? हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट पर, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट भी कहते हैं। तो हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट एचआरई या जीआरई पे वह अटैच हुआ, एक को एक्टिवेटर लगा जिसने उस पूरी प्रक्रिया को एक्टिवेट किया और तब एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस आरंभ हुई। साथ साथ जिक्र कर लेते हैं इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का, जो कि थायराइड हार्मोन्स के केस में होते हैं। हार्मोन अंदर आया, एक्टिवेट हुआ, T4 T3 में कन्वर्ट हुआ, वह न्यूक्लियस के अंदर गया और न्यूक्लियस के अंदर जाके वह सीधे अटैच हुआ इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे, जो पहले से ही जीन के ऊपर रखे हुए थे। और जो पहले से ही जीन के ऊपर रखे हुए थे तो ये पहले से काम कर सकते थे। तो वहां पे एक लगा रहता है को रिप्रेसर, जो इसको रिप्रेस, ब्लॉक किए रहता है। जैसे ही थायराइड हार्मोन कंबाइन करता है वह इसको रिप्रेसर को हटा के को एक्टिवेटर को जोड़ देता है और अपना काम शुरू कर देता है। क्योंकि थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स पहले से ही जीन पर उपस्थित थे तो उनको रिप्रेस करने की आवश्यकता थी। इसके विपरीत स्टेरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर आकर वहां अटैच हो रहे हैं तो इनके ऊपर को एक्टिवेटर लगा, इनको रिप्रेस करने की आवश्यकता पहले नहीं थी। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हम लोगों ने अभी इनको डिटेल में समझा, थायराइड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन्स के अतिरिक्त थायराइड, विटामिन ए और फैटी एसिड्स, ये सब का काम करने का तरीका इसी प्रकार से होता है। एक अगर हम इनको एक बार फिर से रिपीट कर लें, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर से कंबाइन किए, जैसे ही कंबाइन किए हीट शॉक प्रोटीन अलग हो गई और दोनों का कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स बन गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स का। अब ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर गया, वहां पे डाइमराइज किया और फिर जीन के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट पे जुड़ गया।
जुड़ने के बाद उन्होंने वहां पे एक को एक्टिवेटर को एक्टिवेट किया उसने इस पूरे प्रोसेस को, और जिससे जीन ट्रांसक्रिप्शन वह आरंभ हुआ। जीन ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना और एमआरएनए ने न्यूक्लियस के बाहर जाके एक ट्रांसलेशन के द्वारा नई प्रोटीन की सिंथेसिस कराई। तो यह हुई पूरी प्रक्रिया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के द्वारा स्टेरॉयड हार्मोन्स के काम करने की। तो इस प्रकार से हमने समझा कि पूरा कार्य यह जीन्स को प्रभावित करके हो रहा है, जिसको जीनोमिक एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स कहते हैं। अब नई प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो नई प्रोटीन के निर्माण के में हमको काफी समय लग जाता है। तो इस प्रकार से स्टेरॉयड हार्मोन्स अपना प्रभाव तुरंत आरंभ नहीं करते, उसमें कुछ समय लगता है, अमूमन 1 घंटे का, और उसके बाद भी धीरे धीरे वह इफेक्ट बिल्टअप होता जाता है। कई बार कई घंटे और कई दिन लग जाते हैं एक पीक असर को पाने में। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स इमीडिएटली एक्टिंग हार्मोन्स नहीं होते, लेकिन कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो कि हमें तुरंत चाहिए। तो तुरंत चाहने वाले कामों के लिए स्टेरॉयड हार्मोन्स जीनोमिक एक्शन के थ्रू काम नहीं करते, यह नॉन जीनोमिक एक्शंस के थ्रू काम करते हैं। इसके लिए उन हार्मोन्स की बहुत हाई क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। ये हाई क्वांटिटी में पहुंचे हुए हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन आयन ट्रांसपोर्ट्स को प्रभावित करके और तुरंत प्रभाव उत्पन्न करा सकते हैं। ऐसा विशेष रूप से एल्डोस्टेरोन के साथ होता है, जो आयनिक मेटाबॉलिज्म को, सोडियम पोटेशियम के लेवल्स को प्रभावित करता है। तो जीनोमिक एक्शन टाइम लेता है। इमीडिएट इफेक्ट के लिए हायर कंसंट्रेशन पे सेल मेम्ब्रेन आयन ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करके नॉन जीनोमिक एक्शंस उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो मुख्य रूप से एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, जिनके 2 प्रमुख हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर काम एक ही तरह से करते हैं, पूरी प्रक्रिया वही है। दोनों के रिसेप्टर भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो प्रश्न ये आता है, ऐसा तो नहीं हुआ कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे पहुंच जाए रिसेप्टर पे, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे पहुंच जाए? दोनों एक दूसरे के रिसेप्टर पे पहुंच के वहां पे काम क्यों नहीं करते? दोनों अपने अपने रिसेप्टर्स भी एक जैसे हैं, हार्मोन्स भी काफी कुछ एक जैसे हैं, तब इनके बीच में ये भेदभाव कैसे होता है? वास्तव में क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम करना है। तो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो डायमेरिक फॉर्म में है वहां पहुंचते हैं, तो जो इनएक्टिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोन, वह एक्टिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए देखिए कितनी सुंदर एक व्यवस्था है प्रकृति में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे जहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड काम चाहिए, वहां पे एक एंजाइम पहले से उत्पन्न रहता है, पहले से उपस्थित रहता है, जो इनएक्टिव कॉर्टिसोन को एक्टिव कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर देता है। तो जहां पे हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम चाहिए, वहां पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिवेट हो जाते हैं इस 11 बीटा HSD1 एंजाइम के द्वारा। इनएक्टिव कॉर्टिसोन एक्टिव कॉर्टिसोल में बदल जाता है। इसके विपरीत जहां पे हमें काम नहीं चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये उत्पन्न भी बहुत हाई क्वांटिटी में हो रहे हैं, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे पहुंच के काम कर सकते हैं, हमें रोकना है। रोकने के लिए क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पर वहां पे कॉर्टिसोल इनएक्टिवेट हो जाता है। तो जो प्रक्रिया यहाँ एक्टिवेशन की थी, इसकी ठीक उल्टी इनएक्टिवेशन की होने लग जाती है। इसके लिए वही हार्मोन 11 बीटा HSD, लेकिन आइसोएंजाइम 2 एक्टिवेशन में था, आइसोएंजाइम 1 11 बीटा HSD1 इनएक्टिव कॉर्टिसोन को एक्टिव कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे 11 बीटा HSD2 वहां उपस्थित रहता है, जो एक्टिव कॉर्टिसोल को इनएक्टिवेट कर देता है। तो कॉर्टिसोल काफी हाई अमाउंट में उपस्थित है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे जाके एल्डोस्टेरोन को हटा के, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको डिस्प्लेस करके काम करा सकता था, इसीलिए वहां पे लगा दिया गया एक पहरेदार 11 बीटा HSD2 जो कॉर्टिसोल को इनएक्टिवेट कर देता है। तो यहां पर
हमारा कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पाता। तो इस प्रकार प्रकृति में बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स काम करते हैं, और वह जीन्स को प्रभावित करके और अपना प्रभाव यदि इमीडिएट आरंभ करना होता है कुछ विशेष परिस्थितियों में तो नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स के द्वारा, मुख्य रूप से एल्डोस्टेरॉन, और क्रमशः काम करने वाला काम वह जीनोमिक एक्शंस के द्वारा उत्पन्न करते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यह हार्मोन्स ब्लड में इनका ट्रांसपोर्ट होता है और किस प्रकार से ये मेटाबोलाइज होते हैं। धन्यवाद।